वो इस छोटे से शहर की सबसे बेचारी लड़की थी। अगर आज अचानक उसकी मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड से न हुई होती तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि इस धोखेबाज की एक मंगेतर भी है। शायद उसे डर था कि उसकी मंगेतर को उनके रिश्ते के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो धोखेबाज आनन फानन में वहां से निकल गया। कैया को लगा था कि राज खुलने के बाद वो धोखेबाज चुपचाप चला जाएगा, लेकिन कैया के अचानक आ जाने से उसकी शादी टूटते टूटते बची थी, इसलिए वो आग बबूला हो गया। कैया ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उसे जमीन पर पटक दिया। वो उस पर हावी होकर जबरदस्ती करने लगा। हाथापाई और घबराहट के बीच कैया की उंगलियां कीचड़ में कुछ ढूंढने लगी और उसे एक सख्त पत्थर मिल गया। जिंदा बचने की तड़प ने उसके सारे डर को खत्म कर दिया। उसने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। दर्द से तड़पते हुए जब उस लड़के की पकड़ ढीली पड़ी तो वो उठी और अपने बचाव में उसे कुछ और लाते मारी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस खौफनाक हाथापाई को समुद्र से लौट रहे एक मछुआरे ने दूर से देख लिया था। कुछ दिनों बाद दो लड़कों को दलदल में उसी धोखेबाज की लाश मिली। मौत की वजह एक पुरानी वॉच टावर से पीठ के बल गिरना बताई गई, लेकिन मौकाए वारदात बहुत साफ था। न कोई फिंगरप्रिंट, नहीं पैरों के निशान। ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं था। पुलिस के पास इकलौता सुराग था मरने वाले के कपड़ों पर लगा एक लाल धागा। शहर की अफवाहों ने जल्द ही शक की सुई कैया की तरफ मोड़ दी। लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने मरने वाले को उसके साथ देखा था। पुलिस सुरागों का पीछा करते हुए दलदल के बीचों बीच कैया की झोपड़ी तक पहुंच गई और वहां उन्हें हाथ से बुनी एक लाल टोपी मिली। धागे का मिलान बिल्कुल सही निकला। कत्ल का इल्जाम एक बड़े जाल की तरह उस पर आ गिरा। अगर वो बेगुनाह साबित नहीं हुई तो कैया को उम्र कैद की सजा हो सकती थी। इस शहर में बिल्कुल अकेली कैया अपनी जिंदगी के सबसे काले अंधेरे में डूब गई थी, लेकिन किस्मत से एक तजुर्बेकार रिटायर्ड वकील ने इस केस के बारे में सुना और खुद उसकी मदद करने आ गया। ये इंसान उसकी मदद करने वाला इकलौता इंसान हो सकता था, इसलिए कैया ने पहली बार दुनिया के सामने अपने जख्मों से भरे अतीत के पन्ने खोले। उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ सिर्फ मारपीट थी। उसके पिता के शराब पीने और गुस्से ने पूरे परिवार को एक भारी बोझ के नीचे दबा दिया था, जहाँ वे ठीक से सांस भी नहीं ले पाते थे। एक सुबह जब उसने अपनी माँ को खोई खोई सी हालत में सूटकेस लिए बिना पीछे मुड़े घर से दूर जाते देखा तो उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। माँ का जाना तो बस एक शुरुआत थी। आने वाले कुछ सालों में उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई बहनों को पिता के दिए हुए जख्मों के साथ एक एक कर घर से भागते देखा। जब उसका सबसे प्यारा भाई भी घर छोड़कर चला गया तो घर में सिर्फ छोटी सी कैया और उसके गुस्सैल पिता बच गए। धीरे धीरे उसने अपने परिवार के जख्मों से अपने पिता के साथ एक ही छत के नीचे जिंदा रहने का इकलौता तरीका सीख लिया। वो पूरा दिन दलदल के बीचों बीच छिपी रहती थी। वहाँ के पेड़ पौधे, लहरें और जानवर उसके शांत और सच्चे दोस्त बन गए। वक्त गुजरने के साथ और परिवार के पूरी तरह बिखर जाने के बाद उसके पिता का गुस्सा थोड़ा शांत होता नजर आया। एक बार जब उसे बहुत जोर की भूख लगी तो उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खाना मांगा। इस बार उसके पिता ने गुस्सा नहीं किया और उसे शहर के एक ग्रोसरी स्टोर ले गए। वहाँ उसे पहली बार बाहरी दुनिया की थोड़ी सी अच्छाई देखने को मिली। एक भले दुकानदार ने उसकी भूख और मजबूरी को समझ लिया और प्यार से कहा कि उसके जैसे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। स्कूल मुफ्त है और वहाँ दोपहर का खाना भी मिलता है। दुकानदार ने खाने की जिन चीजों के बारे में बताया वे कैया ने पहले कभी नहीं देखी थी, जिससे उसका मन ललचा गया। उसने सिर झुकाकर अपने कीचड़ से सने पैरों को देखा जिनमें जूते तक नहीं थे। वो इतनी हीन भावना से भर गई कि कुछ कह भी नहीं पाई और वहाँ से जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके सामान के थैले में एक चमचमाती हुई लॉलीपॉप रखी थी। इस एक पल ने उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। शायद बाहर की दुनिया पूरी तरह से उसके पिता जितनी डरावनी नहीं थी। घर लौटकर उसने अपनी माँ की छोड़ी हुई एक पुरानी ड्रेस निकाली और प्यार से उसकी सिलवटें दूर की। अगले दिन वो बिल्कुल अकेली नंगे पैर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस शहर की तरफ चल पड़ी, उस स्कूल की तरफ जिसके बारे में उसने सुना था। लेकिन हकीकत ने उसे एक जोरदार झटका दिया। वह वहाँ मौजूद हर चीज से बिल्कुल अलग थी। उसके कपड़ों से आती दलदल की महक, वो ढीली ढाली पुरानी ड्रेस और डरीज हमी आंखें, ये सब बच्चों के लिए मजाक और ताने कसने का जरिया बन गए। जिस जगह पर उसने बड़ी उम्मीद से कदम रखा था वहाँ उसे सिर्फ नफरत और अकेलापन ही मिला। वो भागते हुए वापस दलदल में लौट आई और फिर कभी स्कूल नहीं गई। उसे और बाहरी दुनिया को अलग करने वाली वो अनदेखी दीवार अब और भी ऊंची और मजबूत हो गई थी। बस थोड़ी सी राहत इस बात की थी कि उसके पिता का मिजाज अब पहले जैसा खराब नहीं रहता था। एक दिन उन्होंने अचानक कैया को एक पुराना बैकपैक दिया, मानो वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की एक अजीब सी कोशिश कर रहे हो। इस अचानक मिले तोहफे ने कैया को हैरान कर दिया और उसके दिल में एक हल्की सी खुशी छा गई। लेकिन ये खुशी कुछ ही पल की मेहमान थी। एक दिन दलदल में उसकी माँ की एक चिट्ठी आई। कैया को पढ़ना नहीं आता था। उसने चिट्ठी पकड़ी और बड़ी बेताबी से अपने पिता से उसे पढ़कर सुनाने की जिद करने लगी। लेकिन उसे पढ़ते ही पिता के चेहरे पर वो जाना पहचाना खौफनाक गुस्सा लौट आया। उन्होंने लाइटर निकाला और कैया के गिड़गिड़ाने के बावजूद उस चिट्ठी को आग लगा दी। माँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आग की लपटों ने उस कागज को राख कर दिया और साथ ही कैया की अपनी माँ से जुड़ी हर निशानी को भी खत्म कर दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो चुपचाप नीचे झुकी और जमीन पर पड़ी उस गर्म राख को चुटकी चुटकी समेटकर बहुत प्यार से एक छोटी सी कांच की बोतल में संजो कर रख लिया। उधर उसके पिता लगातार गालियां बकते हुए उसकी माँ का सारा सामान आग में झोंक रहे थे और फिर वो भी कैया को अकेला छोड़कर उस दलदल से हमेशा के लिए चले गए। छोटी सी कैया अब पूरी तरह से अकेली थी। रात के वक्त वो डर के मारे सो भी नहीं पाती थी। वो मुश्किल से अपना बिस्तर लिविंग रूम में घसीट लाती और कीड़ों की आवाजों के बीच खुद को सोने पर मजबूर करती। सुबह होने से पहले ही वो उठकर दलदल में सीपियां ढूंढने निकल जाती। फिर अपनी नाव चलाते हुए वो ढेर सारी सीपियों को शहर के ग्रोसरी स्टोर ले जाती। नमस्ते मिस कैया, सर मैंने सुना है कि आप लोग सीपियां खरीदते हैं, मैं कुछ लेकर आई हूँ।
उन भले दुकानदार पति पत्नी की मदद से वो किसी तरह अपनी सीपियों के बदले जिंदा रहने भर का राशन और जरूरी सामान ले पाती थी। इस तरह जो दलदल दुनिया की नजरों में वीरान और खतरनाक था, वही उसका इकलौता घर बन गया जिसने उसे अपनाया था। वो फूलों, पक्षियों और मछलियों के बीच धीरे धीरे बड़ी हुई और शहर के लोगों के लिए वो एक रहस्यमयी और अजीब दलदल वाली लड़की बन गई। उसकी इस शांत जिंदगी में अचानक एक खूबसूरत बदलाव आया। जहाँ वो अक्सर जाती थी, वहाँ एक पेड़ के ठूंठ पर लगातार कई दिनों तक अलग अलग रंगों के पंख रखे मिलने लगे। आज उन पंखों के पास कुछ काम के तोहफे भी रखे थे। नाव के लिए एक स्पार्क प्लग, फूलों के बीच का एक पैकेट और एक प्यार भरा नोट। उसे इस खामोश लेकिन सच्ची हमदर्दी का एहसास हुआ। वो दौड़कर घर गई और तोहफे के बदले अपने पास रखा एक पंख ले आई। और ठीक उसी वक्त उसकी मुलाकात उस लड़के से हुई जो वो तोहफे वहां रख रहा था। टेट शहर के एक मछुआरे का बेटा था। बचपन में वे दोनों कुछ बार मिल चुके थे। एक बार जब कैया रास्ता भटक गई थी तो उसी ने उसे घर का रास्ता दिखाया था। बचपन के उस रिश्ते ने कैया की हिचकिचाहट को थोड़ा कम कर दिया। मैं तुम्हारी दी हुई किताब नहीं पढ़ सकती, मुझे बस इतना याद है कि मैंने तुम्हें कुछ बार तैरते हुए देखा है। मुझे लगा तुम्हें कुछ बीजों की जरूरत होगी। वह नहीं जानती थी कि लोगों से कैसे बात करें। माहौल में थोड़ी अजीब सी खामोशी छा गई। टेट ने बड़े प्यार से कहा कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखा सकता है और इस तरह कैया उसकी स्टूडेंट बन गई। टेट एक बहुत ही सब्र वाला टीचर था और कैया भी बहुत जल्द अक्षरों की इस नई दुनिया में खो गई। वक्त गुजरता गया और उनका मिलना जुलना बढ़ता गया। कैया के इतनी तेजी से सीखने की लगन देखकर टेट अक्सर हैरान रह जाता था। एक बार जब टेट उसकी झोपड़ी में आया तो उसे पता चला कि इस लड़की के पास कुदरत की चीजों की हूबहू पेंटिंग बनाने का भी एक खास टैलेंट है। कैया के लिए दलदल के सारे जीव जंतु ही उसके सबसे अच्छे टीचर थे। शायद उसके अंदर अपनी माँ का टैलेंट भी आ गया था। वो समझना चाहती थी कि उसका परिवार उसे छोड़कर क्यों चला गया और वो जानवरों की दुनिया में जिंदा रहने के उसूलों को भी समझना चाहती थी। इसलिए टेट की मदद से उसने दिन रात बायोलॉजी की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच दलदल के लिए प्यार एक गहरा रिश्ता बन गया था। साथ वक्त बिताते हुए उनके बीच प्यार पनपने लगा। पतझड़ की एक सुनहरी दोपहर में जब सूखे पत्ते गिर रहे थे, उनके दिलों में छिपा प्यार आखिरकार बाहर आ ही गया और दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। कैया ने हिम्मत दिखाते हुए सबसे पहले इस रिश्ते को नाम दिया। क्या मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? इस सच्चे और मासूम प्यार ने उसे एक बार फिर से किसी के लिए खास होने और सच्चे प्यार का एहसास कराया। वो मानो एक तितली की तरह अपनी खोल से बाहर आ गई थी और उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जो सिर्फ अपनी माँ के साथ होने पर ही दिखती थी। दलदल में मौसम चुपचाप बदलते रहे। सर्दी गई और बाहर आई। हर चीज धीरे धीरे बदल रही थी। कैया की वो सिमटी हुई दुनिया भी। एक दिन टेट को कॉलेज का वो एडमिशन लेटर मिल गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। जाने से पहले उसने पब्लिशर्स की एक लिस्ट कैया को दी। ये वो लिस्ट थी जिसे उसने बड़ी मेहनत से उसके सुनहरे भविष्य के लिए तैयार किया था। उसने पक्का वादा किया कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा और एक महीने बाद इंडिपेंडेंस डे पर जरूर वापस आएगा ताकि वे साथ मिलकर आतिशबाजी देख सके। कैया सालों से अकेली ही रह रही थी, लेकिन इस एक महीने की दूरी ने पहली बार उसे एहसास कराया कि एक एक पल काटना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ पेंटिंग में डूबे रहने पर ही उसके बेचैन दिल को थोड़ा सुकून मिलता था। आखिरकार बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला इंडिपेंडेंस डे आ ही गया। उसने अपनी सबसे प्यारी ड्रेस पहनी, अपनी माँ की वो संभाल कर रखी हुई लिपस्टिक लगाई और सुबह सुबह ही समंदर किनारे उसका इंतजार करने पहुंच गई। उसकी आंखों में एक चमक और बेकरारी थी, लेकिन सुबह की लाली से लेकर ढलती शाम तक और फिर पूरी तरह से रात होने तक, यहाँ तक कि जब काले आसमान में वो शानदार और जगमगाती आतिशबाजी शुरू हुई, तब भी वो वादे वाला शख्स कहीं नजर नहीं आया। ऐसा क्यों है कि उसकी जिंदगी में हमेशा अपनों को खोने का ही दर्द लिखा है? गुस्से और दुख ने उसे एक सैलाब की तरह डुबो दिया। उसने एक जिद्दी बच्चे की तरह अपनी सालों की मेहनत से बनाई गई पेंटिंग्स को एक एक करके फाड़ डाल। जब वो भावनाओं में उलझी हुई मुश्किल से सांस ले पा रही थी, तभी खिड़की के बाहर एक बाज की आवाज ने कुछ पल के लिए उसका ध्यान भटकाया। वो आवाज के पीछे समंदर किनारे गई और दूर से आए इस दोस्त को खाना खिलाया। लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थी जो उसके पैरों के निशान मिटाने के साथ साथ शायद उसके दिल के घावों को भी भर रही थी। टेट के जाने के 5 साल बाद एक रिजॉर्ट डेवलपर की नजर उसकी झोपड़ी पर पड़ी। अपना घर बचाने के लिए उसे कई सालों का पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना था। इसके लिए उसने अपनी सारी झिझक पीछे छोड़ी और पब्लिशर्स की उस पुरानी लिस्ट को निकाला। उसने अपनी शानदार कला से दुनिया को उस दलदल की खूबसूरती और उसके रहस्यमयी असली रूप को दिखाया और जल्द ही पब्लिशर्स ने उसके काम को पसंद किया और उसे पैसे भी मिले। आखिरकार उसने टैक्स चुका दिया और सच में इस जमीन की मालकिन बन गई। एक दिन किनारे पर पेंटिंग करते हुए चेस नाम के एक आदमी की नजर उस पर पड़ी। चेस कस्बे का एक मशहूर लड़का था। किनारे पर उस मुलाकात के बाद वो काया को इम्प्रेस करने लगा। तुम्हारा नाम काया है ना? शुरुआत में काया को वो बुरा नहीं लगा। वो उसका असली नाम जानता था और उसकी तारीफ करता था, ना कि उसे दलदल वाली लड़की कहकर बुलाता था। चेस के प्यार से बुलाने पर काया मान गई। इस तरह वो उसकी जिंदगी में आ गया और उसे एक पुरानी और जर्जर फायर वॉच टावर पर ले गया। उसकी टूटी सीढ़ियों से काया डर गई थी, लेकिन जल्द ही ऊपर से दिखने वाले दलदल के नजारे ने उसका मन मोह लिया। ये नजारा एक पुराने दोस्त के नए रूप जैसा था, लेकिन समझदार दिखने वाला चेस बातों ही बातों में हमेशा खुद को महान दिखाता था, मानो वो काया को बचाने आया हो। एक बार वो बिना बताए अचानक काया की झोपड़ी में आ गया। अंदर बिखरी हुई पेंटिंग्स और जूठे बर्तनों को देखकर काया शर्मिंदा हो गई, लेकिन चेस वहां ऐसे घूम रहा था जैसे वो कोई मालिक हो और काया की इस घबराहट के कंट्रोल को मजा लेकर महसूस कर रहा था। लेकिन हद पार करने से पहले ही वो शरीफ बन गया। तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है तुम खूबसूरत हो। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत समझदार हो, एक समझदार लड़की। लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम खुद ना चाहो। कैसा रहेगा? ठीक है। काया चेस के लिए अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। शायद उसके आने से उसकी जिंदगी का वो अकेलापन दूर हो गया था जो उसे हमेशा से महसूस होता था। अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। इस रिश्ते में वो हमेशा से दबी हुई थी।
और कंफ्यूज थी। चेस ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था और जब वे दोनों प्यार में थे तभी टेट वापस आ गया। उन दोनों को साथ देखकर वो चुपचाप जाने वाला था, लेकिन उसने गलती से चेस को किसी और के सामने बड़ी बड़ी बातें बनाते सुना। वो बहुत ही घटिया शब्दों में काया के शरीर के बारे में बात कर रहा था। टेट ये बर्दाश्त नहीं कर सका और उससे उलझ गया। उनकी ये लड़ाई आखिरकार एक दुकान के मालिक ने शांत करवाई। उसी रात टेट ने काया को चेस की असलियत बताने की कोशिश की, लेकिन पुराने दर्द की वजह से काया उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बस पत्थर फेंक फेंक कर अपना सालों का गुस्सा और दर्द निकाल रही थी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती काया, मुझे तुमसे बात करनी है। सुनो मेरी बात, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम ही मुझे छोड़ कर गए थे। तुम सही कह रही हो काया, तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। टेट ने दर्द के साथ सच्चाई बताई। वो इसलिए वापस नहीं आया था क्योंकि उसे लगा था कि काया कभी इस दलदल को नहीं छोड़ेगी और वो खुद बाहरी दुनिया को नहीं छोड़ सकता था। जब वो चला गया तब उसे एहसास हुआ कि काया के बिना सब कुछ बेकार है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने काया को एक पंख दिया। ये उनके भरोसे और वादे का प्रतीक था। काया ने पंख तो ले लिया लेकिन उसे माफ नहीं किया। भले ही टेट सच कह रहा था, लेकिन उसके पछताने का अब कोई फायदा नहीं था। उसके दिल में आई दरारें समय के साथ और नई चीजों से भर चुकी थी। कुछ दिनों बाद काया सामान लेने कस्बे में गई तो उसका सामना चेस की मंगेतर से हुआ। एक बार फिर ऐसा धोखा उसे तोड़ गया। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। बाद में चेस ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन काया तुरंत वहां से भाग गई। जब चेस का असली चेहरा सामने आ गया तो वो गुस्से में काया की झोपड़ी में गया और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगा। उसके इस भयानक रूप में काया को अपने पिता की झलक दिखी। उसकी सारी दर्दनाक यादें फिर से ताजा हो गई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। बार बार के धोखे और अपनों को खोने के डर ने उसे मजबूत बना दिया। कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। उसे ये बात बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। अपनी पहली किताब छपने के बाद उसने कमाए हुए पैसों से नया फर्नीचर लिया, घर में बिजली लगवाई और अपने छोटे से आशियाने को सजाया। लेकिन चेस अभी भी काया को अपना शिकार समझता था। जिस दलदल वाली लड़की से सब डरते थे, उसे एक बिल्ली की तरह पालतू बनाने में उसे एक घटिया सी खुशी मिलती थी। दलदल ने काया को जो जंगली रूप दिया था वो अब सामने आ रहा था। उसने चेस का कड़ा विरोध किया और उसे चेतावनी दी, फिर भी उसे हर पल चेस के हमले का डर सताता रहता था। चेस अब और भी पागल हो गया था और उसे बार बार परेशान करने लगा। उसने काया का घर भी तोड़ दिया। काया तो अब घर पर रुकने से भी डरती थी। ना जाने ये डर का माहौल कब खत्म होगा। उसने टेट की मदद लेने से भी इनकार कर दिया। उसके दिमाग में एक प्लान था। उसने सोचा कि पहले शहर जाकर पब्लिशर से अपनी अगली किताब के बारे में बात करेगी। वापस आकर वह चेस के साथ हमेशा के लिए हिसाब चुकता करेगी। जाने से पहले टेट ने उसे अपनी लाल टोपी दे दी ताकि उसे ठंड ना लगे। अगले दिन काया ने दुकान पर जाकर बस का पूरा टाइम टेबल लिख लिया। दुकानदार ने उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे। उसने गुस्से में कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाकर मुझसे आदमियों के सामने सब उगलवाया, फिर अखबार में मेरे बारे में छापा। मुझे फंसाया, मुझे फंसाया, मुझे फंसाया गया, मुझे फंसाया गया, मुझे बस फंसाया गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने घावों को छिपाने के लिए मेकअप किया और लोगों की नजरों से बचते हुए शहर जाने वाली पहली बस पकड़ ली। वो शहर जाकर पब्लिशर से मिली और एक रात शहर के होटल में रुकी। अगले दिन सुबह का नाश्ता करने के बाद वह वापस कस्बे लौट आई। मर्डर से पहले और बाद में दलदल वाली इस लड़की की यही कहानी थी। अब वो कोर्ट में बैठी थी और उस पर मर्डर का इल्जाम था। कोर्ट में उसका बूढ़ा वकील लड़ रहा था। लहरें जाहिर सी बात है कि पैरों के निशान मिटा देंगी और वह वॉच टावर जर्जर था। ये बात सभी जानते हैं। एक समय में दोनों बहुत करीब थे। तो काया की लाल टोपी का धागा चेस के कपड़ों पर मिलना कोई अजीब बात नहीं है। इस केस का सबसे बड़ा सवाल था चेस के गले से गायब वो सीप वाला नेकलेस। वो नेकलेस काया ने उसे प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। चेस की माँ का कहना था कि घर से निकलते वक्त उसने उसे पहना हुआ था। उस रात जब वो हमारे साथ खाना खा रहा था तो उसने वो नेकलेस पहना हुआ था और वो नेकलेस अब गायब है। मेरा मतलब है कि वो उसे कभी नहीं उतारता था। जिसने भी उसे मारा है उसने ही वो निकाला है। ये बकवास है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। वकील ने कहा कि पुलिस ने काया का पूरा घर छान मारा लेकिन उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि काया के पास उस रात वहाँ मौजूद न होने का पक्का सबूत था। वो रात को एंड्रयू के कुत्ते का पीछा कर रही थी और फिर कुछ देर बाद वो फिर से कुत्ते के पीछे भाग रही थी। फिर से कुत्ते का पीछा करते हुए देखा गया। हाँ, वो रात को कुत्ते का ही पीछा कर रही थी और क्योंकि उस रात बस ड्राइवर ये साबित नहीं कर पाया कि वो बस में थी, इसलिए उसे बार्कले को वापस आना पड़ा। और 1 घंटे से भी कम समय में आधी रात को वो चेस को टावर तक ले गई, उसे मारा और सारा सबूत मिटा दिया और फिर चुपचाप आधी रात की बस पकड़कर ग्रीनविले वापस चली गई बिना किसी के देखे। क्या ये सब उसने अकेले किया? वो कल सुबह अपने एडिटर से मिलने वाली है। मुझे यकीन है कि आप इस मामले में सिर्फ सच का साथ देंगे, ना कि उन झूठी बातों का जो इतने सालों से फैलाई गई है। पाते हैं कि डैनियल क्लार्क का मर्डर नहीं हुआ है और चेस का भी कोई मर्डर नहीं हुआ है। काया जल्दी से दलदल के बीच अपने घर वापस आ गई, मानो बरसों बाद किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। इसके बाद उसकी किताबें छपती रहीं और वो एक जानी मानी नेचर एक्सपर्ट बन गई। बाद में वो और टेट फिर से एक हो गए, लेकिन उसने कभी उसकी शादी का प्रपोजल नहीं माना। उसे अपने रिश्ते को किसी शादी के बंधन में बांधने की जरूरत नहीं थी। टेट उसके लिए एक साथी की तरह था। वे एक दूसरे को समझते थे और साथ मिलकर दलदल की हर चीज को करीब से देखते थे, हर दिन साथ बिताते थे। और जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है तो वो अपनी नाव लेकर अकेले ही दलदल के पानी में निकल गई। प्रकृति ने उसे सब कुछ दिया था और अब वो उसी प्रकृति में वापस जा रही थी, बेहोशी की हालत में। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसी रास्ते पर खड़ी हो जिसे वो हमेशा देखा करती थी। उन्होंने वही कपड़े पहने थे जो वो जाते वक्त पहन कर गई थी और उनकी नजरें शांत थी। बचपन में माँ के प्यार की कमी ही उसकी जिंदगी का इकलौता पछतावा था। आखिरकार वो इसी पछतावे के साथ शांति से इस दुनिया को छोड़ गई। काया की मौत के बाद टेट ने उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उसकी सारी डायरिया एक कॉलेज को दान करने के लिए जमा की। तभी उसकी नजर एक मोटी सी किताब पर पड़ी। उसमें उनकी पुरानी यादें लिखी थी, लेकिन जैसे जैसे टेट ने पन्ने पलटे उसकी आंखें फटी रह गई। उसने एक ऐसी पेंटिंग देखी जिसमें एक मादा कीड़ा नर कीड़े को
खा रही थी और उसके ठीक बाद चेस की एक पेंटिंग बनी हुई थी। जब उसने अगला पन्ना पलटा तो वो सीप वाला नेकलेस वहीं पर बड़ी ही सफाई से पन्नों के बीच छिपाया गया था। टेट की आंखों में एक सदमा था और वो खामोश हो गया। उसने किताब बंद की, नेकलेस उठाया और पानी के किनारे जाकर उसे धीरे से दलदल में फेंक दिया। उसने ये राज हमेशा के लिए उसी दलदल में दफन कर दिया जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।